Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 3 of object-oriented software engineering, which is based on modeling complex systems. So, before going on, let's have a slight recap of the previous lecture. In the last lecture, that problem solving is, we can say that software engineering is a modeling activity. Why we call it a modeling activity? As we can say that we use different models and diagrams in software engineering, so we can say that software engineering is a modeling activity. On the other hand, we can say that it is a problem solving activity. Why problem solving activity? Because software engineering, because we are going to solve some sort of problem that is called case study in software engineering. On the other hand, we can say that software engineering is a knowledge acquisition activity. Why it's a knowledge acquisition activity? As this is a continual process of learning. We continuously learn new things. That's why this is a knowledge acquisition activity. So in today's lecture, we will start with UML class diagram. Basically, what is this activity? Our end product in any software system should be a project. So that's why this is a project. Project is made up of multiple activities. अब यहाँ अगर आप देखें तो project और activity इन दोनों के दरमियान में एक aggregation relationship exist करता है. Now what is aggregation relationship? Aggregation relationship means कि this is a weak association. वीक एसोसिएशन मीन्स कि प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, एज इट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप एज वेल. ठीक है, ये कार्डिनैलिटी वन टू मैनी की एग्जिस्ट कर रही है. इट मीन्स कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी. एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है, लेकिन एज इट इज एग्रीगेशन इंस्टेड ऑफ कंपोजिशन, तो इट मीन्स कि प्रोजेक्ट के बगैर भी एक्टिविटीज इटसेल्फ सर्वाइव कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आप करंट लोकेशन गेट करके कस्टमर से पहले उसकी करंट लोकेशन गेट कर रहे हैं और फिर उसका डिस्टेंस बता रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, मैं पहले अपनी करंट लोकेशन जीपीएस से ऑन करके मेरी करंट लोकेशन गेट होगी और उसके बाद वो मुझे डिस्टेंस बताएगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज हैं. करंट लोकेशन गेट करना, दैट इज अ डिफरेंट एक्टिविटी. डिस्टेंस कैलकुलेट करना, दैट इज अ डिफरेंट एक्टिविटी. लेकिन ये मिलाकर एक प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे हैं, लेकिन एज इट इज भी हम इन्हें अलग से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी एंड टास्क. सो एक्टिविटी एंड टास्क के दरमियान में भी एग्रीगेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. इट मीन्स के वीक एसोसिएशन है. अगर एक एक्टिविटी है तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टास्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करते हैं विच इज एन एक्टिविटी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे करंट लोकेशन चाहिए, फिर मुझे वो डिजायर्ड लोकेशन चाहिए जहां तक मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड देन आई विल कैलकुलेट द डिफरेंस. इट मीन्स कि एक एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टास्क. ठीक है, मल्टीपल टास्क से मिलके एक एक्टिविटी बनी हुई है. सो ये इन दोनों के दरमियान में भी, लेकिन अब ये एज इट इज भी एग्जिस्ट कर सकती है. जैसे करंट लोकेशन गेट करना एज इट इज एग्जिस्ट कर सकता है, डिजायर्ड लोकेशन गेट करना, फिर कैलकुलेट डिफरेंस, ये सब इटसेल्फ भी पर्टिकुलर अलग से टास्क हैं जिनको मिला के हमने एक एक्टिविटी बनाई. ठीक है, और इनके दरमियान में भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. इसी तरह से टास्क और वर्क प्रोडक्ट के दरमियान में एक वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. वी कैन से दैट वर्क प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय टास्क. ठीक है, एक टास्क के रिजल्ट में डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स आती हैं. इसी तरह से टास्क और वर्क प्रोडक्ट के बीच में भी मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. दैट इज कार्डिनैलिटी इसमें वन टू मैनी है. सो वी कैन से कि एक टास्क के रिजल्ट में मल्टीपल वर्क प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं या प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम करता है रिसोर्सेज. एक टास्क मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज करते हुए मल्टीपल वर्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है.
अब इसके नीचे अगर रिलेशनशिप देखें तो दैट इज जनरलाइजेशन रिलेशनशिप. बेसिकली डायमंड शेप का अगर एम्प्टी एरो होगा तो वी कैन से दिस इज एग्रीगेशन. अगर ये फिल्ड होगा तो दैट इज कंपोजिशन. और अगर इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में रिलेशनशिप होगा तो दैट इज जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले क्लासेस, सुपर क्लासेस एंड सब क्लासेस में पढ़ा था जनरलाइजेशन का, कि जो सुपर क्लास होती है बेसिकली वो आपकी जनरलाइज्ड क्लास होती है. सुपर क्लास इज मोर जनरलाइज्ड. सुपर क्लास इज मोर जनरलाइज्ड एंड सब क्लास इज मोर स्पेसिफिक. ठीक है. सो अगर सब क्लास होगी तो इट मीन्स कि ये स्पेशलाइज्ड क्लास होगी. ठीक है. सो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि वर्क प्रोडक्ट के अंदर वर्क प्रोडक्ट इज अ सुपर क्लास, और वर्क प्रोडक्ट के अंदर भी एक आईडी होगी, इसका कोई नाम होगा. ठीक है. इसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे. सो बेसिकली जनरलाइज हुए हुए कि वर्क प्रोडक्ट कोई सिस्टम भी हो सकता है, यानी कोई सोल्यूशन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट मस्ट बी अ सिस्टम, मस्ट बी अ सोल्यूशन. ठीक है. इसी तरह से अगर हम वर्क प्रोडक्ट देखते हैं आपके इस सब्जेक्ट का, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसका वर्क प्रोडक्ट मस्ट बी अ मॉडल एंड अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स में आपका SRS हो सकता है, विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है. उसके अलावा मॉडल में डिफरेंट डायग्राम्स हो सकती हैं, लाइक क्लास डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है, प्रोटोटाइप्स हैं. ठीक है. तो ये सारी हमारी मॉडलिंग डायग्राम्स में आ जाता है. सो वर्क प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें वही चीजें, आईडी है, नेम है. ठीक है. स्पेसिफिक कोई टॉपिक है, कोई प्रॉपर एजेंडा है जिसकी बेस पे हम ये वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं. इसी तरह से रिसोर्सेज में भी जनरलाइजेशन है. रिसोर्सेज की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो पार्टिसिपेंट्स यानी पर्सनल, ठीक है, जिन्होंने काम करना है वो पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं. टाइम इज अ सेपरेट रिसोर्स, इक्विपमेंट इज अ सेपरेट रिसोर्स. ठीक है. सो ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करते हुए हम टास्क प्रोड्यूस करते हैं, और टास्क मिला के एक्टिविटी बनाते हैं, एक्टिविटीज इन टर्न प्रोजेक्ट्स बनाती हैं. रोल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन. इसी तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूटर का एक प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट में बेसिकली हम डिफरेंट रोल्स पढ़ रहे हैं. इसको हम जनरलाइज्ड एग्जांपल करें कि ये रोल, सो डिफरेंट रोल्स और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं. ये कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स में होते हैं. जैसे कि क्लाइंट है. ठीक है. क्लाइंट मीन्स द क्लाइंट, एंड नाउ look at the difference between client and user. Client is responsible for providing the high level requirements on the system and for defining the scope of the project, that is delivery date, budget and quality criteria. It means train company that contracts the ticket distributor. Basically वो जो company है वो आपकी client है, means कि जिसने हमसे system बनवाना है. We are being part of software organization. अगर कोई जो कंपनी है वो अपने लिए एक टिकट डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बनवाना चाह रही है, सो वो कंपनी हमारे लिए क्लाइंट है. ठीक है. क्योंकि वही हमें बजट भी बताएगी, टाइमलाइन भी बताएगी, साथ में क्वालिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स भी देगी. सो दैट इज दे आर आवर क्लाइंट. यूजर कौन होगा? एक्चुअली जो ट्रेवल कर रहा होगा. ठीक है. उनकी कंपनी में टिकट डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनवाया है, उनकी कंपनी में जो ट्रेवल करके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा वो आपका यूजर होगा. The user is responsible for providing domain knowledge about current user tasks. Note that the client and the user are usually filled by different persons. ठीक है. क्लाइंट और यूजर अक्सर ये डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे कोई काम करवा रहा है तो दैट इज आवर क्लाइंट. ठीक है. लेकिन वो यूजर नहीं होगा. यूजर उस केस में होगा अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमसे बनवा रहे हैं, लेकिन अगर वो जनरल पब्लिक के लिए बनवा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो हमारे यूजर नहीं होंगे. Manager is responsible for the work organization. This includes hiring staff, assigning them tasks, monitoring their progress, providing for their training, and generally managing the resources provided by the client for a successful delivery. ठीक है. अब इसी तरह से मैनेजर बेसिकली क्या है? जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि कितना काम, कितने लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे, इसी तरह से किसने कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, प्रोग्रेस कितनी है, किसने आज काम किया है, यानी स्पेशली जो एजाइल मेथोडोलॉजी होती है उसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें हम डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करते हैं टू मॉनिटर प्रोग्रेस, ठीक है। इसी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको रिसोर्सेज देना, अगर कोई लाइसेंस्ड इक्विपमेंट है तो वो उनको प्रोवाइड करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। ह्यूमन फैक्टर्स स्पेशलिस्ट, human factors specialist is responsible for the usability of the system. As we all know कि यूजिबिलिटी सिस्टम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजिबिलिटी मीन्स ईज ऑफ यूज, ठीक है। तो सिस्टम को यूज करना, हमें सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिसको यूज करना बहुत आसान हो फॉर द यूजर्स, क्योंकि यूजर हमारा लेमैन भी हो सकता है। तो हमें सिस्टम का इंटरफेस इस तरह से रखना है कि उसको यूज करना आसान हो। उसके लिए हम स्पेसिफिक सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे और एक जनरल लैंग्वेज में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, सबको आइडिया होगा। तो ये यूजिबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं। सो इसमें हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्पेशलिस्ट चाहिए होगा। डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। इन लार्ज प्रोजेक्ट्स द डेवलपर रोल इज फर्दर स्पेशलाइज्ड, ठीक है। सो वो रोल्स, डेवलपर का मेनली रोल ये है कि स्पेसिफिकेशन से लेके टेस्टिंग तक हर फेज में डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट्स में डेवलपर का रोल फर्दर स्पेशलाइज्ड कर देते हैं कि कोडिंग का काम स्पेसिफिकली डेवलपर के पास होता है। इसी तरह से टेक्निकल राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है जो डॉक्यूमेंटेशन हमने लिखी है, हमने बनाई है प्रोजेक्ट की, जैसे SRS है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या डिफरेंट और डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स से प्रोटोटाइप्स भी हैं, वो उसने क्लाइंट को डिलीवर करना है। प्रोटोटाइप तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए डिलीवर करेगा या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए डिलीवर करेगा। इसी तरह से वो इंटरव्यू करता है डेवलपर्स का, मैनेजर्स का, एंड यूजर्स का टू अंडरस्टैंड द सिस्टम फॉर बेटर डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। सो हम किस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। फर्स्ट स्टेप इज द एनालिसिस, अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम को पीसेस में ब्रेक डाउन करना है। पीसेस में ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि जब भी कोई कम्प्लेक्स सिस्टम हमें बनाना होता है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए या उस सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए हम उसको डिफरेंट पार्ट्स पे ब्रेक कर देते हैं और फिर एक एक पार्ट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव टू डिवाइड द सिस्टम into subsystems and then solve every part individually, ठीक है। and then synthesis में put the pieces together into a large structure and then हमने क्या करना है कि जब ऑलरेडी सारे सब सिस्टम्स का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा तो सारे सॉल्यूशंस को हम इंटीग्रेट करके टोटल सिस्टम का सोल्यूशन या एंड प्रोडक्ट अपनी डेवलप कर लेंगे। सो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट वी हैव टू यूज 3 डिफरेंट थिंग्स। वन इज टेक्निक्स और मेथड्स, सेकेंड इज methodologies and third one is tools. In the next lecture we will continue with these 3 problem solving techniques, methodologies and tools. Till then, Allah Hafiz.